रात के ठीक 11 बजे थे। शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक पुरानी शर्मा आयरन फैक्ट्री खड़ी थी। 20 साल पहले अचानक बंद हुई इस फैक्ट्री के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में मशीनें अपने आप चलती हैं, जबकि बिजली का कनेक्शन सालों पहले कट चुका था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन 5 दोस्तों का एक ग्रुप था, आरव, कबीर, समीर, निशा और रोहन। इन सब का एक यूट्यूब चैनल था जहां वे डरावनी जगहों की वीडियो बनाते थे। उस रात उन्होंने फैसला किया, आज हम शर्मा फैक्ट्री के अंदर पूरी रात बिताएंगे। फैक्ट्री के बाहर तेज हवा चल रही थी। लोहे का टूटा हुआ गेट हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। क्रीक क्रीक। निशा ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम उस फैक्ट्री के अंदर जा रहे हैं जहां 20 साल पहले एक रहस्यमय हादसा हुआ था। कहते हैं कि उस रात फैक्ट्री के सारे मजदूर अचानक गायब हो गए थे। समीर हंस पड़ा, अरे ये सब कहानियां हैं, असली भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन तभी फैक्ट्री के अंदर से लोहे के गिरने की जोरदार आवाज आए। धड़ाम। सब चुप हो गए। रोहन बोला, शायद कोई जानवर होगा। आरव ने टॉर्च निकाली, चलो अंदर। फैक्ट्री के अंदर जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब बदबू हवा में फैल गई। दीवारों पर जंग लगी थी, हर जगह धूल और टूटी मशीनें पड़ी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फर्श पर ताजे पैरों के निशान थे। निशा डर गई, यहाँ कोई आता है क्या? कबीर झुककर निशान देखने लगा, ये अभी अभी बने हैं। तभी ऊपर दूसरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक 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 ठक। सबने एक साथ ऊपर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुराना ऑफिस। वे धीरे धीरे फैक्ट्री के पुराने ऑफिस में पहुंचे। कमरे में एक टूटी हुई टेबल थी और उस पर धूल से ढकी एक डायरी पड़ी थी। आरव ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो यहाँ से तुरंत भाग जाओ। सबके चेहरे उतर गए। कबीर बोला, ये तो मजेदार हो रहा है। आरव आगे पढ़ने लगा। डायरी 17 जुलाई 2006। आज रात फिर मशीन नंबर 7 अपने आप चालू हो गई। हमने मेन स्विच बंद कर दिया था, फिर भी आवाज आती रही। रात 2 बजे रमेश गायब हो गया। बस उसका हेलमेट मशीन के पास मिला। समीर ने हंसने की कोशिश की, कोई प्रैंक होगा। लेकिन तभी पीछे रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे। चर्रा चर्रा। निशा चीख पड़ी, कौन है वहाँ? टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में गई और वहाँ एक आदमी खड़ा था। सफेद हेलमेट, जला हुआ चेहरा और पूरी तरह काली आंखें। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। पहला सामना। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। भाई, ये कौन है? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मशीन अभी भी चल रही है। और अगले ही पल कमरे की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। टक टक टक। कैमरा अपने आप बंद हो गया। निशा रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। सबने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से लॉक था। और फिर फैक्ट्री के अंदर कहीं दूर से मशीनों के चालू होने की आवाज आने लगी। घड़रा घड़रा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन यहाँ तो बिजली ही नहीं है। रहस्यमयी आवाज। कमरे के स्पीकर अचानक अपने आप चालू हो गए। पुरानी टूटी आवाज गूंजी, शिफ्ट शुरू हो चुकी है। सभी कर्मचारी अपनी मशीनों पर पहुंच जाएं। और उसी समय दीवार पर लगे पुराने सीसीटीवी मॉनिटर अपने आप ऑन हो गए। एक स्क्रीन पर कुछ दिख रहा था, फैक्ट्री का बेसमेंट, और वहां कोई इंसान खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी। फिर अचानक वो चेहरा कैमरे के बिल्कुल पास आ गया। वो समीर था, लेकिन असली समीर तो उनके साथ कमरे में खड़ा था। सब डरकर उसकी तरफ देखने लगे। समीर का चेहरा पीला पड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? मॉनिटर वाला समीर मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, तुम लोग बहुत देर से आए। अचानक सारे मॉनिटर बंद हो गए। कमरे में फिर अंधेरा छा गया और अंधेरे में किसी ने निशा के कान के पास फुसफुसाया, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। निशा जोर से चीखी, लेकिन जब सबने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर पड़ा था एक पुराना जंग लगा हेलमेट, जिस पर खून से लिखा था मशीन 7। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ दूर से मशीनों की आवाज आ रही थी। घड़रा घड़रा। निशा डर के मारे कांप रही थी। हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी ऑफिस का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। चर्र। बाहर पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। आरव ने टॉर्च उठाए, जो भी हो रहा है उसका जवाब नीचे बेसमेंट में ही मिलेगा। समीर घबराया हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमें देख रहा है। कबीर बोला, अब इतनी दूर आ गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे। पांचों धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां नीचे जाती जा रही थी।
हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर उन्हें नीचे से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी पुरानी आवाज। काम खत्म नहीं हुआ, सब रुक गए। रोहन ने फुसफुसा कर कहा, नीचे कोई है। बेसमेंट। जैसे ही वे नीचे पहुंचे उनकी टॉर्च की रोशनी बड़ी बड़ी मशीनों पर पड़ी। पूरा बेसमेंट धुएं और धूल से भरा था। बीच में एक बहुत बड़ी मशीन खड़ी थी, उस पर लिखा था मशीन 7। मशीन धीरे धीरे अपने आप चल रही थी, जबकि आसपास कहीं बिजली नहीं थी। निशा बोली, ये कैसे चल रही है? तभी उन्हें मशीन के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। कौन है वहाँ? परछाई अचानक गायब हो गई, लेकिन उसी समय पीछे खड़ी निशा जोर से चीखी। सबने पलटकर देखा, दीवार पर लाल रंग से लिखा था, भाग जाओ। और वो शब्द धीरे धीरे खुद बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार पर लिख रहा हो। समीर डरकर पीछे हट गया। ये इंसान नहीं हो सकता। पुरानी रिकॉर्डिंग। मशीन के पास एक पुराना कंप्यूटर रखा था। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में फैक्ट्री के पुराने मजदूर दिख रहे थे। सब बहुत डरे हुए लग रहे थे। एक आदमी कैमरे में बोल रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो मशीन नंबर 7 को कभी चालू मत करना। वीडियो अचानक हिलने लगा। पीछे से जोर की आवाज आई, धड़ाम। वीडियो वाला आदमी डरकर पीछे देखने लगा। फिर कैमरे में एक लंबा काला साया दिखाई दिया और उसी पल वीडियो बंद हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन अब मशीन पहले से तेज आवाज करने लगी थी। घड़रा घड़रा। रोहन बोला, हमें इसे बंद करना होगा। आरव मशीन के कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने बटन छुआ, पूरे बेसमेंट की लाइटें जल उठीं और सभी मशीनें एक साथ चालू हो गईं। ठक ठक ठक। चारों तरफ मशीनों की आवाज गूंजने लगी। तभी स्पीकर में आवाज आई, नई शिफ्ट शुरू हो चुकी है। निशा रोने लगी, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। अचानक समीर गायब हो गया। सबने इधर उधर देखा, समीर, कोई जवाब नहीं। फिर दूर अंधेरे में समीर दिखाई दिया। वो मशीन नंबर 7 के सामने खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। आरव चिल्लाया, समीर वापस आओ, लेकिन समीर धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब मैं भी यही काम करता हूँ। निशा चीख पड़ी। तभी मशीन नंबर 7 का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से कई लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आ जाओ, हमारे साथ रहो, काम अभी बाकी है। रोहन डरकर भागने लगा, लेकिन अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च नीचे गिरी और उसकी रोशनी में सबने देखा, फर्श के नीचे से कई हाथ बाहर निकल रहे थे। रोहन चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ। आरव और कबीर ने उसे खींचकर पीछे किया, लेकिन तभी पूरे बेसमेंट में जोरदार सायरन बजने लगा। पी। स्पीकर गूंज उठा, इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिवेटर। और धीरे धीरे बेसमेंट का बड़ा लोहे का दरवाजा बंद होने लगा। धड़ धड़ धड़। निशा रोते हुए बोली, हम फंस गए। तभी मशीन नंबर 7 के अंदर से वही जला हुआ आदमी बाहर निकला। सफेद हेलमेट, काली आंखें, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, 20 साल पहले हम भी बाहर जाना चाहते थे और अचानक पूरी फैक्ट्री की लाइटें बंद हो गईं। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। फिर सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, समीर की चीख। पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ मशीनों की भारी आवाज गूंज रही थी। घड़रा घड़रा। निशा रो रही थी, समीर कहाँ गया? आरव ने जल्दी से टॉर्च ऑन की। हल्की रोशनी में सबने देखा, समीर वहां नहीं था, लेकिन मशीन नंबर 7 का दरवाजा खुला हुआ था। उसके अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी और साथ में धीमी फुसफुसाहट, अंदर आओ। रोहन कांपती आवाज में बोला, ये मशीन इंसानों को अंदर खींच रही है। कबीर ने डरते हुए कहा, हमें समीर को ढूंढना होगा। तभी बेसमेंट की दूसरी तरफ किसी के भागने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आरव टॉर्च लेकर उस तरफ भागा। बाकी सब भी उसके पीछे दौड़े। पुरानी सुरंग। आवाज उन्हें बेसमेंट के पीछे बने एक पुराने लोहे के दरवाजे तक ले गई। दरवाजा आधा खुला था। उसके पीछे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। दीवारों पर पुराने पाइप लगे थे जिनसे पानी टपक रहा था। टप टप टप। निशा ने धीरे से पूछा, क्या फैक्ट्री के नीचे भी कुछ है? आरव ने सिर हिलाया, शायद यही असली जगह है। वे धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे अंदर जा रहे थे हवा और ठंडी होती जा रही थी और फिर उन्हें दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखाई दिए, कुछ छोटे
कुछ बड़े, जैसे बहुत सारे लोग मदद मांगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। रोहन डर गया, यहाँ जरूर कुछ बहुत गलत हुआ था। तभी किसी ने पीछे से जोर से हंसी। हाँ, सब तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गुप्त कमरा। सुरंग के आखिर में उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच कई पुराने लॉकर्स पड़े थे और दीवार पर बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं। फैक्ट्री के मजदूरों की तस्वीरें। आरव ने एक फोटो पर टॉर्च डाली। उसमें वही जला हुआ आदमी खड़ा था जिसे उन्होंने देखा था। उसके नीचे नाम लिखा था, रामनाथ मशीन ऑपरेटर। कबीर बोला, यानी वो कभी यहाँ काम करता था। तभी निशा की नजर एक अखबार की कटिंग पर गई। उसने पढ़ना शुरू किया। 17 जुलाई 2006 को शर्मा आयरन फैक्ट्री में रहस्यमयी आग लगी, कई मजदूर लापता हुए, फैक्ट्री को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन नीचे किसी ने लाल स्याही से लिखा था, आग हादसा नहीं थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। आरव ने धीरे से कहा, मतलब किसी ने जानबूझकर ये किया था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, निशा चीख पड़ी और उसी समय सारे लॉकर्स अपने आप खुलने लगे। ठक ठक ठक। अंदर पुराने हेलमेट और मजदूरों के कपड़े पड़े थे, लेकिन एक लॉकर में कुछ और था, एक पुराना टेप रिकॉर्डर। आरव ने कांपते हाथों से उसे ऑन किया। रिकॉर्डिंग चालू हुई। एक आदमी की डरी हुई आवाज सुनाई दी, अगर कोई ये सुन रहा है तो मशीन नंबर 7 को रोक दो। पीछे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, हम अंदर फंस गए हैं, दरवाजा खोलो। रिकॉर्डिंग में वही आदमी फिर बोला, मालिक ने फैक्ट्री बंद करने के लिए आग लगाई थी, लेकिन मशीन नंबर 7 के पास काम कर रहे मजदूर बाहर नहीं निकल पाए। अचानक रिकॉर्डिंग में तेज चीख सुनाई दी और फिर आवाज आई, वो मशीन अब जिंदा है। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन धीरे से बोला, यानी उन मजदूरों की आत्माएं अभी भी यहीं हैं। अचानक कमरे की सारी तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें काली हो गईं। निशा डर के मारे पीछे हट गई और फिर सभी तस्वीरों से एक साथ आवाज आई, हमें बाहर निकालो। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। सांस से धुआं निकलने लगा। तभी आरव को पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, समीर। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें पूरी काली थीं और हाथ पर जलने के निशान थे। वो धीरे धीरे बोला, मशीन भूखी है। कबीर चिल्लाया, समीर तुम्हें क्या हुआ? लेकिन समीर अचानक बहुत तेज हंसने लगा। हाँ। फिर उसने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच मशीन नंबर 7, पहले से भी विशाल। उसके अंदर लाल रोशनी चमक रही थी और मशीन के चारों तरफ धुंधली परछाइयां घूम रही थीं, जैसे मजदूर अभी भी वहां काम कर रहे हों। स्पीकर अचानक गूंज उठा, शिफ्ट कभी खत्म नहीं होती। मशीन धीरे धीरे चालू होने लगी। धड़र। और तभी आरव ने मशीन के अंदर कुछ देखा। एक इंसान। वो मदद के लिए हाथ हिला रहा था, लेकिन वो इंसान समीर था। सब हैरान रह गए, क्योंकि असली समीर तो उनके सामने खड़ा था। तभी उनके सामने खड़ा समीर मुस्कुराया और उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो इंसान नहीं था, वो वही जला हुआ मजदूर था, रामनाथ। उसने भारी आवाज में कहा, अब तुम में से अगला कौन होगा? कमरे में खामोशी छा गई। आरव, कबीर, निशा और रोहन डर से जमे खड़े थे। उनके सामने खड़ा समीर अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें काली थीं और होठों पर डरावनी मुस्कान थी। वो भारी आवाज में बोला, 20 साल से मशीन भूखी है। मशीन नंबर 7 की आवाज और तेज होने लगी। घड़रा घड़रा। उसके अंदर लाल रोशनी चमक रही थी और उसी रोशनी में असली समीर मदद के लिए चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो। निशा रोने लगी, हमें उसे बचाना होगा। लेकिन तभी रामनाथ ने अपना हाथ उठाया और पूरे कमरे की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। टक टक टक। फिर अचानक कमरे के चारों तरफ धुएं जैसी परछाइयां दिखाई देने लगी। पुराने मजदूर, जले हुए चेहरे, खाली आंखें, सब धीरे धीरे मशीन के चारों ओर घूम रहे थे और एक ही बात बोल रहे थे, शिफ्ट खत्म नहीं हुई। रोहन डरकर पीछे हट गया, ये सब आत्माएं हैं। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? रामनाथ कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, सच बाहर आना चाहिए, फैक्ट्री का राज। अचानक मशीन के ऊपर लगी पुरानी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उस पर 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में फैक्ट्री का मालिक दिखाई दिया, महेश शर्मा। वो किसी आदमी पर चिल्ला रहा था, अगर फैक्ट्री बंद हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। दूसरा आदमी बोला, लेकिन मशीन नंबर 7
खराब है, यहाँ काम करना खतरनाक है। महेश शर्मा गुस्से में बोला, सुबह तक प्रोडक्शन चालू रहना चाहिए। वीडियो आगे बढ़ा। रात के 2 बजे मशीन नंबर 7 अचानक बेकाबू हो गई। चिंगारियां निकलने लगी, मजदूर भागने लगे, लेकिन तभी फैक्ट्री के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। निशा डरकर बोली, उसने मजदूरों को अंदर बंद कर दिया। वीडियो में लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। फिर आग फैल गई, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई, लेकिन आखिरी आवाज साफ सुनाई दी, हमें बचाओ। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर गुस्से में बोला, मतलब मालिक ने अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए सबको मरने दिया। रामनाथ धीरे धीरे बोला, और तब से हम यहीं फंसे हैं। अचानक मशीन नंबर 7 बहुत तेज हिलने लगी। पूरा कमरा कांप उठा। धड़ 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 स्पीकर गूंजा, नई आत्मा की जरूरत है। सब डर गए। तभी मशीन से लोहे की लंबी जंजीरें बाहर निकली। उन्होंने रोहन को पकड़ लिया। बचाओ। रोहन हवा में खींचने लगा। आरव और कबीर उसे पकड़कर पीछे खींचने लगे, लेकिन मशीन बहुत ताकतवर थी। रोहन चीख रहा था, मुझे मत छोड़ना। निशा ने आसपास देखा। उसे पास में एक बड़ा लाल स्विच दिखाई दिया। उस पर लिखा था, इमरजेंसी शटडाउन। निशा चिल्लाए, अगर मशीन बंद हुई तो शायद सब खत्म हो जाएगा। आरव बोला, जल्दी करो। निशा स्विच की तरफ भागी, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक जली हुई आत्मा आ गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो डरावनी आवाज में बोली, कोई शिफ्ट नहीं रोक सकता। निशा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत करके आंखें बंद की और स्विच दबा दिया। ठोक! पूरी फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। मशीन नंबर 7 अचानक रुक गई। धड़ाधड़, और फिर सब शांत हो गया। जंजीरें गायब हो गईं। रोहन जमीन पर गिर पड़ा। कमरे की लाल रोशनी बुझ गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे मजदूरों की आत्माएं धुएं में बदलने लगीं। रामनाथ ने पहली बार हल्की मुस्कान दी, अब हमें मुक्ति मिल जाएगी। उसका शरीर भी धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन गायब होने से पहले उसने आरव से कहा, तहखाने में सच छुपा है, उसे दुनिया के सामने लाना। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गया। फैक्ट्री में अब पूरी खामोशी थी। समीर भी अचानक मशीन के अंदर से बाहर गिर पड़ा। वो बेहोश था लेकिन जिंदा था। निशा रोते हुए बोली, हम बच गए। लेकिन तभी ऊपर कहीं से भारी आवाज आई। धड़ाम! पूरा बेसमेंट हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। आरव चिल्लाया, फैक्ट्री गिर रही है, भागो। चारों समीर को उठाकर बाहर की तरफ दौड़ने लगे। उनके पीछे पूरा बेसमेंट टूटता जा रहा था। मशीन नंबर 7 से आखिरी बार आवाज आई, शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। और अचानक मशीन के अंदर फिर लाल रोशनी जल उठी। पूरा बेसमेंट हिल रहा था। छत से धूल और पत्थर गिर रहे थे। आरव, कबीर, निशा और रोहन बेहोश समीर को पकड़कर बाहर की तरफ भाग रहे थे। पीछे मशीन नंबर 7 की लाल रोशनी फिर से चमकने लगी थी, और उसके साथ वही भारी आवाज गूंज रही थी, शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। निशा घबराकर बोली, लेकिन मशीन तो बंद हो गई थी। आरव ने पीछे देखा। मशीन अपने आप फिर चालू हो रही थी। धड़धड़, और इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा डरावनी थी। तभी फर्श अचानक टूट गया। रोहन का पैर फिसला। वो नीचे अंधेरे गड्ढे में गिर गया। रोहन! सब दौड़कर गड्ढे के पास पहुंचे। नीचे बहुत गहरा अंधेरा था। फिर नीचे से रोहन की कमजोर आवाज आई, मैं जिंदा हूँ। आरव बोला, हमें नीचे उतरना होगा। कबीर घबरा गया, क्या नीचे और क्या हो सकता है। लेकिन तभी गड्ढे के अंदर से किसी मशीन की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे नीचे कोई बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी चालू हो। पुराना तहखाना। चारों सावधानी से नीचे उतरे। नीचे पहुंचते ही वे हैरान रह गए। वहां फैक्ट्री का एक और छुपा हुआ हिस्सा था, बहुत बड़ा। दीवारों पर पुराने तार और पाइप लगे थे। हर तरफ जंग लगी मशीनें थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, दीवारों पर बने हजारों हाथों के निशान, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हुए फंस गए हों। रोहन एक कोने में बैठा कांप रहा था। मैं गिरा तो मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। तभी उन्हें सामने एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर लिखा था, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से लाल रोशनी आ रही थी। आरव धीरे से बोला, यही असली जगह है, गुप्त लैब। जैसे ही वे अंदर गए सब चौंक गए। वो कोई मशीन रूम नहीं था, वो एक पुरानी गुप्त लैब थी। कमरे में कई टूटे कंप्यूटर पड़े थे। दीवारों पर अजीब नक्शे और फाइलें टंगी थीं। निशा ने एक फाइल उठाई। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट सोल एनर्जी। कबीर हैरान रह गया, ये क्या है। आरव ने फाइल खोली। उसमें लिखा था, मानव आत्माओं की ऊर्जा से मशीनों को लगातार चलाया जा सकता है। सबके चेहरे उतर गए। निशा धीरे से बोली, मतलब मशीन नंबर 7
आरव ने बात पूरी की। लोगों की आत्माओं से चल रही थी। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में महेश शर्मा दिखाई दिया। वो कैमरे में देखकर बोल रहा था, अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। उसके पीछे वैज्ञानिक खड़े थे। एक वैज्ञानिक डरी हुई आवाज में बोला, सर ये गलत है, मशीन इंसानी दिमाग पर असर डाल रही है। महेश शर्मा चिल्लाया, मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए। वीडियो आगे बढ़ा। मशीन नंबर 7 के सामने मजदूर काम कर रहे थे। फिर अचानक मशीन से लाल रोशनी निकली और सारे मजदूर दर्द से चिल्लाने लगे। वीडियो हिलने लगा। फिर स्क्रीन पर सिर्फ चीखें सुनाई देने लगी और अचानक वीडियो बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन डरकर बोला, तो वो हादसा नहीं था, ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। तभी पीछे से किसी ने ताली बजाई। टक टक टक। सब तुरंत पीछे मुड़े। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। काला कोट, सफेद बाल और चेहरे पर अजीब मुस्कान। निशा डर गई। कौन हो तुम? वो आदमी धीरे धीरे आगे आया। मैं विक्रम शर्मा। आरव चौंक गया। महेश शर्मा का बेटा। विक्रम मुस्कुराया। तुम लोग बहुत अंदर तक पहुंच गए हो। कबीर गुस्से में बोला, तुम्हारे पिता ने उन मजदूरों को मार दिया था। लेकिन विक्रम हंस पड़ा, नहीं, उन्होंने इतिहास बनाया था। सब हैरान रह गए। विक्रम ने हाथ फैलाए, तुम समझते नहीं, मशीन नंबर 7 दुनिया बदल सकती है। अचानक उसके पीछे दीवार खुलने लगी और उसके पीछे एक विशाल मशीन दिखाई दी। पहले वाली मशीन नंबर 7 से भी बड़ी। उसके अंदर लाल ऊर्जा घूम रही थी। विक्रम बोला, असल मशीन तो ये है। कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। सिर्फ लाल रोशनी बची और उसी समय हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठी। हमें आजाद करो। निशा डर के मारे रोने लगी। तभी विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम लोग भी इस फैक्ट्री का हिस्सा बनोगे। और अचानक फर्श के नीचे से लोहे की जंजीरें बाहर निकलने लगी। जैसे ही विक्रम शर्मा ने हाथ उठाया, फर्श के नीचे से लोहे की जंजीरें बाहर निकलने लगी। खन्नन खन्नन। वे तेजी से आरव, कबीर, निशा और रोहन की तरफ बढ़ी। भागो। सब अलग अलग दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन तहखाने का वो कमरा अब बदलने लगा था। दीवारों पर लगी लाल लाइटें तेजी से चमक रही थीं और हर तरफ मशीनों की आवाज गूंज रही थी। घड़रा घड़रा। कबीर एक टेबल के पीछे छिप गया, लेकिन तभी एक जंजीर ने उसका पैर पकड़ लिया। आह! वो जमीन पर गिर पड़ा। आरव तुरंत उसकी तरफ भागा और पास पड़ा लोहे का पाइप उठाकर जंजीर पर मारने लगा। ठौक ठौक। तीसरी चोट में जंजीर टूट गई। कबीर हौंफते हुए बोला, ये जगह जिंदा है। विक्रम धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये मशीन इंसानों से ज्यादा ताकतवर है। निशा चिल्लाए, तुम पागल हो। विक्रम हंस पड़ा। पागल? दुनिया की सबसे बड़ी खोज करने वाले लोगों को हमेशा पागल कहा जाता है। मशीन का दिल। तभी समीर, जो अब तक बेहोश था, धीरे धीरे उठने लगा। उसने अपना सिर पकड़ा। मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसकी आंखों में फिर हल्की लाल चमक दिखाई दी। निशा डर गई। समीर, तुम ठीक हो ना? समीर दर्द में बोला, मशीन मेरे दिमाग में है। अचानक पूरे कमरे में जोरदार झटका लगा। धड़ाम। दीवार का एक हिस्सा टूट गया। उसके पीछे एक गोलाकार कमरा दिखाई दिया। बीच में लाल ऊर्जा से चमकता एक बड़ा कोर घूम रहा था। भू। विक्रम मुस्कुराया, ये है मशीन का दिल। आरव ने देखा, उस कोर के अंदर धुंधली परछाइयां घूम रही थीं, जैसे हजारों आत्माएं उसमें फंसी हों। उसी समय उन्हें चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हमें बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मशीन बंद करो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब लोग अभी भी अंदर फंसे हैं। विक्रम अचानक गुस्से में चिल्लाया, चुप। पूरे कमरे की आवाजें एक पल में शांत हो गईं। वो मशीन के पास जाकर बोला, इनकी आत्माओं की वजह से ये मशीन चलती है, असीम ऊर्जा बिना रुके। कबीर गुस्से में बोला, तुम इंसानों को बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। विक्रम मुस्कुराया, कुर्बानी के बिना तरक्की नहीं होती। तभी समीर अचानक जोर से चिल्लाने लगा। आह! उसके शरीर के आसपास लाल धुआं घूमने लगा। आरव भागकर उसके पास गया। समीर कांपती आवाज में बोला, मशीन मुझे वापस बुला रही है। और अचानक वो हवा में उड़ गया। लाल ऊर्जा की कई लपटें उसके शरीर से जुड़ गईं। निशा रोने लगी, उसे बचाओ। आरव ने इधर उधर देखा। उसे कंट्रोल पैनल दिखाई दिया। उस पर एक बड़ा लीवर था। उसके ऊपर लिखा था कॉपर्ज। आरव समझ गया, अगर ये कोर नष्ट हुआ तो मशीन बंद हो जाएगी। विक्रम का चेहरा बदल गया। नहीं, वो तेजी से आरव की तरफ दौड़ा, लेकिन कबीर बीच में आ गया।
उसने विक्रम को धक्का दे दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आरव लीवर की तरफ भागा। तभी पूरा कमरा कांपने लगा। कोर की आवाज और तेज हो गई। भू, और उसके अंदर फंसी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी। हमें आजाद करो, विक्रम चिल्लाया। अगर कोर नष्ट हुआ तो पूरी फैक्ट्री उड़ जाएगी। आरव रुक गया। निशा डरकर बोली, तो हम सब मर जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए। फिर समीर ने मुश्किल से आंखें खोली। वो दर्द में था, लेकिन उसने धीरे से कहा, कर दो। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन समीर मुस्कुराया। अगर मशीन नहीं रुकी तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कोर की लाल रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। विक्रम पागलों की तरह चिल्ला रहा था, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। लेकिन आरव ने हिम्मत करके लीवर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे नीचे खींच दिया। ठाओ! अचानक पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया और मशीन नंबर 7 से इतनी तेज चीख निकली कि सबने अपने कान बंद कर लिए। फिर कोर में दरार पड़ने लगी। 1, 2, 3 और अचानक धड़ाम! जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा तहखाना हिल गया। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। आरव चिल्लाया, सब बाहर भागो। लेकिन तभी सफेद धुएं के बीच उन्हें एक आखिरी आवाज सुनाई दी, विक्रम शर्मा की। वो धीरे धीरे हंस रहा था, तुम बहुत देर कर चुके हो। और फिर मशीन के टूटे हुए कोर के अंदर कुछ हिलने लगा, कुछ बहुत बड़ा। पूरा तहखाना कांप रहा था। कोर के फटने के बाद चारों तरफ सफेद धुआं फैल चुका था। आरव, कबीर, निशा और रोहन बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी टूटे हुए कोर के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, धम्मा धम्मा धम्मा, जैसे कोई विशाल चीज धीरे धीरे बाहर आ रही हो। निशा डरकर रुक गई। वो क्या है? धुएं के बीच लाल रोशनी चमकने लगी और फिर एक बहुत बड़ा साया दिखाई दिया। उसका शरीर धुएं और लोहे से बना हुआ लग रहा था। आंखें लाल थीं और उसके पूरे शरीर से मशीनों जैसी आवाजें आ रही थीं। धड़ारा टक टक। रोहन कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं है। विक्रम शर्मा जमीन पर पड़ा हंस रहा था। आखिरकार ये जाग गया। आरव गुस्से में चिल्लाया, ये क्या चीज है? विक्रम धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में पागलपन था। मशीन नंबर 7 सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक दरवाजा थी। सब हैरान रह गए। विक्रम बोला, इतने सालों से आत्माओं की ऊर्जा इकट्ठी की जा रही थी ताकि इसे जगाया जा सके। वो विशाल साया अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर जमीन हिल रही थी। धम्मा धम्मा। निशा रोने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। धड़ाम! स्पीकर से टूटी हुई आवाज गूंजी, फाइनल शिफ्ट एक्टिवेटेड। पूरी फैक्ट्री की लाइटें लाल हो गईं और अचानक दीवारों से हजारों परछाइयां निकलने लगीं। पुराने मजदूर, उनकी आत्माएं। लेकिन अब वो डरी हुई नहीं थी। वे उस विशाल साए को रोकने की कोशिश कर रही थी। एक आत्मा चिल्लाए, इसे बाहर मत जाने दो। आरव समझ गया, अगर ये फैक्ट्री से बाहर गया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी वो विशाल साया अचानक गरजा। उसकी आवाज इंसान और मशीन दोनों जैसी थी और उसी पल कई आत्माएं हवा में खींचकर उसके अंदर समा गईं। वो और ताकतवर हो गया। कबीर बोला, इसे आत्माओं से शक्ति मिल रही है। समीर कहाँ है? अचानक निशा चौंक गई। समीर कहाँ गया? सबने इधर उधर देखा। समीर गायब था। फिर उन्हें ऊपर टूटे प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा दिखाई दिया। समीर, लेकिन उसके शरीर के चारों तरफ लाल ऊर्जा घूम रही थी। वो दर्द में लग रहा था। आरव चिल्लाया, समीर नीचे आओ। समीर मुश्किल से बोला, ये चीज मेरे दिमाग में घुस रही है। तभी विशाल साया ने अपना हाथ ऊपर उठाया। लाल ऊर्जा की लपटें समीर की तरफ बढ़ने लगी। निशा चीखी, नहीं। आरव तेजी से ऊपर की सीढ़ियों की तरफ भागा। पीछे पीछे कबीर और रोहन भी दौड़े। लेकिन फैक्ट्री अब टूटने लगी थी। दीवारों में बड़ी दरारें पड़ रही थीं। छत से लोहे के टुकड़े गिर रहे थे। धड़ाम धड़ाम। ऊपर पहुंचकर आरव ने समीर का हाथ पकड़ा। समीर कांप रहा था। उसकी आंखें आधी लाल हो चुकी थीं। वो धीरे से बोला, ये मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। आरव ने पूछा, कौन? समीर डरते हुए नीचे खड़े विशाल साए की तरफ देखने लगा। ये मशीन नहीं है। सब चुप हो गए। समीर बोला, ये उन सारी आत्माओं का मेल है जो सालों से यहाँ फंसी हुई थीं। तभी वो विशाल साया अचानक बहुत तेज गरजा और पूरे तहखाने की बिजली एक साथ फट गई। चकाचक। कुछ सेकंड के लिए पूरा अंधेरा छा गया। फिर अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें चमकी और अगले ही पल वो साया गायब हो गया। रोहन डर गया, वो कहाँ गया? तभी पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। हे! सब धीरे धीरे मुड़ रहे।
वो चीज अब उनके ठीक पीछे खड़ी थी, बहुत करीब। उसका चेहरा इंसानों की चीखती हुई परछाइयों से बना था और उसके अंदर से हजारों आवाजें एक साथ निकल रही थीं। हम बाहर जाना चाहते हैं, निशा चीख पड़ी। तभी समीर अचानक आगे आया। उसने कांपते हुए कहा, मैं इससे रोक सकता हूँ। आरव चौंका। कैसे? समीर बोला, ये मुझसे जुड़ा हुआ है, अगर मैं इसके अंदर गया तो शायद बाकी लोग बच जाएं। निशा रोने लगी। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन समीर मुस्कुराया, अगर मैं नहीं रुका तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा। वो धीरे धीरे उस साए की तरफ बढ़ने लगा और उसी समय फैक्ट्री के ऊपर लगे पुराने सायरन फिर बजने लगे। पी स्पीकर गूंजा। को फेलियर, टोटल कोलैप्स इन 10 मिनट्स। पूरा तहखाना तेजी से टूटने लगा और वो विशाल साया समीर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। पूरा तहखाना टूट रहा था, सायरन लगातार बज रहा था। पी स्पीकर बार बार चेतावनी दे रहा था, टोटल कोलैप्स इन 10 मिनट्स। आरव, निशा, कबीर और रोहन घबराकर चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन समीर शांत खड़ा था। उसके सामने वही विशाल साया था, लाल आंखें, धुएं और आत्माओं से बना शरीर, और हजारों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही थीं। हम आजाद होना चाहते हैं, समीर ने धीरे से कहा। मैं इससे रोक दूंगा, निशा रोते हुए बोली। नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन समीर ने सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। तभी वो विशाल साया अचानक आगे बढ़ा। उसकी लाल ऊर्जा पूरे कमरे में फैलने लगी। दीवारें टूटने लगीं। धड़ाम धड़ाम। आरव चिल्लाया, सब नीचे झुको। लोहे का बड़ा पाइप उनके ऊपर गिरते गिरते बचा। कबीर हांफते हुए बोला, अगर ये बाहर निकल गया तो पूरा शहर खतरे में होगा। समीर ने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा। तुम लोगों को अभी बाहर जाना होगा। आरव गुस्से में बोला, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। समीर मुस्कुराया, याद है कॉलेज में तुम हमेशा कहते थे कि हीरो आखिरी तक लड़ता है। आरव की आंखें भर आईं। लेकिन ये फिल्म नहीं है, समीर ने जवाब दिया। फिर भी किसी को रुकना पड़ेगा। आत्माओं की सच्चाई। तभी कमरे में अचानक तेज सफेद रोशनी फैल गई। चारों तरफ मौजूद आत्माएं धीरे धीरे दिखाई देने लगी। अब उनके चेहरे डरावने नहीं थे, वे दुखी लग रहे थे। एक बूढ़ा मजदूर आगे आया। उसने समीर की तरफ देखकर कहा, अगर मशीन का आखिरी बंधन टूट जाए तो हम मुक्त हो सकते हैं। आरव ने पूछा, कैसा बंधन? मजदूर ने विशाल साए की तरफ इशारा किया। ये हमारी सारी पीड़ा और गुस्से से बना है, इसे किसी जीवित इंसान की आत्मा बांधे हुए है। सबकी नजर समीर पर गई। निशा डर गई। नहीं, इसका मतलब, समीर धीरे से बोला, जब मशीन ने मुझे पकड़ा था तब इसने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। कबीर चिल्लाया, तो हम तुम्हें इससे अलग कर देंगे। लेकिन बूढ़े मजदूर ने सिर हिलाया। अब बहुत देर हो चुकी है। विशाल साया अचानक जोर से गरजा। पूरा कमरा हिल गया। उसके शरीर से कई लाल हाथ निकले और दीवारों को तोड़ने लगे। ऊपर से आसमान दिखाई देने लगा। फैक्ट्री धीरे धीरे गिर रही थी। समीर ने गहरी सांस ली। अगर मैं इसके अंदर वापस चला जाऊं तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। निशा रोते हुए उसके पास आए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। समीर ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं नहीं रुका तो ये आत्माएं कभी आजाद नहीं होंगी। अचानक विक्रम शर्मा फिर दिखाई दिया। उसका चेहरा घायल था लेकिन वो अब भी हंस रहा था। तुम लोग सच में सोचते हो कि इसे रोका जा सकता है? आरव गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। विक्रम बोला, नहीं, इंसानों की लालच की वजह से। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। और लालच कभी खत्म नहीं होता। तभी विशाल साय ने अचानक विक्रम को पकड़ लिया। विक्रम चीखने लगा, नहीं, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लेकिन साया की हजारों आवाजें एक साथ गूंजी। तुमने हमें कैद किया था। और अगले ही पल विक्रम लाल धुएं में गायब हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। समीर ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। अंतिम फैसला। सायरन फिर गूंजा। कोलैप्स इन 5 मिनट्स। समीर धीरे धीरे उस विशाल साय की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ लाल ऊर्जा उसके शरीर के चारों तरफ घूम रही थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ। समीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराया। तुम लोग बाहर निकलो और दुनिया को सच बताना। निशा जोर जोर से रोने लगी। रोहन भी चुपचाप आंसू पोंछ रहा था। समीर ने आखिरी बार सबको देखा। फिर वो सीधे उस विशाल साय के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, पूरी फैक्ट्री की लाइटें एक साथ जल उठीं। चकाचक। फिर मशीन जैसी भारी आवाज गूंजी। फाइनल शटडाउन इनिशिएटेड। विशाल साया दर्द से गरजने लगा। उसका शरीर टूटने लगा। हजारों आत्माएं उसके अंदर से बाहर निकलने लगीं।
वे धीरे धीरे रोशनी में बदल रही थी। बूढ़ा मजदूर मुस्कुराया, हम आजाद हो रहे हैं। आरव चीखा, समीर। लेकिन तभी एक तेज सफेद रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई, इतनी तेज कि सबने अपनी आंखें बंद कर ली। और अगले ही पल धड़ाम, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। पूरा तहखाना टूट गया, फैक्ट्री की दीवारें गिरने लगी। आरव, निशा, कबीर और रोहन किसी तरह बाहर की तरफ भागे। उनके पीछे पूरी शर्मा आयरन फैक्ट्री आग और धुएं में गिरती जा रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ दूर जलती फैक्ट्री दिखाई दे रही थी। निशा जमीन पर बैठकर रोने लगी। आरव चुपचाप टूटती फैक्ट्री को देखता रहा, क्योंकि वो समझ चुका था समीर वापस नहीं आएगा। लेकिन तभी जलती हुई फैक्ट्री के अंदर कहीं दूर एक हल्की लाल रोशनी फिर से चमकी। रात खत्म हो चुकी थी, सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। लेकिन शर्मा आयरन फैक्ट्री अब सिर्फ मलबा बन चुकी थी। हर तरफ धुआं था, टूटी दीवारें, जली हुई मशीनें और अजीब खामोशी। आरव, निशा, कबीर और रोहन फैक्ट्री से थोड़ी दूर बैठे थे। चारों के चेहरे पर डर और थकान साफ दिखाई दे रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, समीर। कुछ देर बाद दूर से पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देने लगी। निशा धीरे से बोली, अब सब खत्म हो गया है ना? लेकिन आरव चुप था, उसे बार बार वही लाल रोशनी याद आ रही थी जो विस्फोट के बाद दिखाई दी थी। पुलिस की जांच। कुछ घंटों बाद पूरी जगह पुलिस ने घेर ली। ऑफिसर लोगों से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आरव और उसके दोस्तों ने किसी को मशीन या आत्माओं वाली बात नहीं बताई, क्योंकि उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वो सच था। एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा, तुम लोग अंदर क्या कर रहे थे? कबीर ने धीरे से कहा, वीडियो शूट करने गए थे। ऑफिसर ने सिर हिलाया, तुम लोग किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए। तभी एक मजदूर भागता हुआ आया, उसका चेहरा डरा हुआ था। सर, हमें नीचे कुछ मिला है। सब तुरंत उसकी तरफ देखने लगे। ऑफिसर ने पूछा, क्या मिला? मजदूर कांपती आवाज में बोला, दीवारों के पीछे इंसानों के कंकाल। सबके चेहरे उतर गए। आरव समझ गया, वो मजदूर जो कभी बाहर नहीं निकल पाए। रहस्यमयी हार्ड ड्राइव। शाम होने लगी थी, पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही थी। तभी रोहन को मलबे के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे वहां गया। धूल हटाए, वहां एक छोटी काली हार्ड ड्राइव पड़ी थी। उस पर लाल रंग से लिखा था, प्रोजेक्ट 7। रोहन डर गया, उसने तुरंत आरव को बुलाया। आरव ने हार्ड ड्राइव हाथ में ली। उसी समय उसे हल्का कट जैसा महसूस हुआ और कुछ सेकंड के लिए उसके कानों में वही आवाज गूंजी। शिफ्ट खत्म नहीं हुई। आरव ने तुरंत हार्ड ड्राइव छोड़ दी। निशा घबराकर बोली, इसे फेंक दो। लेकिन कबीर बोला, अगर इसमें सच है तो हमें देखना चाहिए। रात का फैसला। उस रात चारों एक छोटे होटल में रुके। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। कमरे में अजीब तनाव था। टेबल पर वही हार्ड ड्राइव रखी थी, कोई उसे छूना नहीं चाहता था। आखिरकार आरव बोला, हमें जानना होगा इसमें क्या है। कबीर ने लैपटॉप निकाला। सब डरते हुए स्क्रीन की तरफ देखने लगे। हार्ड ड्राइव कनेक्ट की गई। कुछ सेकंड तक स्क्रीन ब्लैक रही, फिर अचानक अपने आप कई फोल्डर खुलने लगे। निशा डर गई, ये खुद कैसे चल रहा है? फिर स्क्रीन पर एक वीडियो खुला। वीडियो में महेश शर्मा दिखाई दिया, लेकिन वो पहले से ज्यादा बुरा और डरा हुआ लग रहा था। उसने कैमरे में देखकर कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। सब ध्यान से सुनने लगे। महेश शर्मा बोला, मशीन नंबर 7 हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसके हाथ कांप रहे थे। हमने सोचा था कि आत्माओं की ऊर्जा को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन हमने कुछ और ही जगा दिया। वीडियो अचानक हिलने लगा, जैसे कैमरे के पीछे कोई खड़ा हो। महेश डरकर पीछे देखने लगा। फिर उसने जल्दी से कहा, अगर मशीन नष्ट हो जाए तब भी वो खत्म नहीं होगा। आरव चौंक गया। वो महेश की आवाज धीमी हो गई। असली शक्ति मशीन के अंदर नहीं थी, वो इंसानों के डर में रहती है। तभी वीडियो में पीछे एक लाल साया दिखाई दिया। महेश जोर से चीखा। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और फिर लैपटॉप अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। निशा डर गई। ये फिर शुरू हो गया। अचानक टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वेलकम बैक। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर टीवी स्क्रीन पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा, समीर। लेकिन उसकी आंखें पूरी लाल थीं। आरव कांपती आवाज में बोला, समीर। स्क्रीन वाला समीर धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं अभी भी अंदर हूँ। और अचानक टीवी फट गया। धड़ाम।
कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। फिर उन्हें होटल के बाहर किसी भारी चीज के चलने की आवाज सुनाई दी। धम्मा धम्मा धम्मा। रोहन खिड़की के पास गया, धीरे धीरे बाहर देखा और अगले ही पल डर के मारे पीछे गिर पड़ा। निशा चिल्लाए, क्या हुआ? रोहन कांपते हुए बोला, वो फैक्ट्री वाला साया। सबने खिड़की की तरफ देखा। बारिश के बीच दूर सड़क पर एक विशाल लाल साया खड़ा था और उसकी चमकती आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थीं। बारिश तेज हो चुकी थी। होटल की खिड़की के बाहर वो विशाल लाल साया खड़ा था। उसकी चमकती आंखें सीधे कमरे की तरफ देख रही थीं। धम्मा धम्मा। उसके हर कदम से जमीन हल्की कांप रही थी। निशा डर के मारे पीछे हट गई। ये यहाँ तक कैसे आ गया? आरव का गला सूख चुका था। मशीन तो खत्म हो गई थी। लेकिन तभी उन्हें समीर की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। भागो। सब चौंक गए। कबीर बोला, तुम लोगों ने भी सुना? अचानक होटल की सारी लाइटें झपकने लगीं। टक टक टक। फिर पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। लोगों की चीखें नीचे लॉबी से सुनाई देने लगीं। रोहन कांप गया। वो अंदर आ गया। होटल में डर। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। सब साथ रहो। चारों धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की लाल रोशनी जल रही थी और उसी रोशनी में दीवारों पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई भारी चीज अभी अभी वहां से गुजरी हो। धम्मा। फिर वही आवाज, इस बार बहुत करीब। निशा ने डरकर आरव का हाथ पकड़ लिया। वो ऊपर आ रहा है। तभी कॉरिडोर के आखिर में किसी की परछाई दिखाई दी। एक आदमी, होटल का चौकीदार। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे शरीर को कोई और चला रहा हो। कबीर ने आवाज लगाई, अंकल। वो आदमी रुका नहीं। जैसे ही वो रोशनी के पास आया, सब डर गए। उसकी आंखें पूरी लाल थीं और चेहरे पर काली नसें फैल चुकी थीं। वो भारी आवाज में बोला, शिफ्ट शुरू हो चुकी है। फिर अचानक वो बहुत तेजी से उनकी तरफ दौड़ा। भागो। चारों सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे चौकीदार की डरावनी हंसी गूंज रही थी। हाँ, तीसरी मंजिल। वे भागते भागते तीसरी मंजिल पर पहुंचे। सांसें तेज चल रही थीं। रोहन बोला, ये लोग इंसान नहीं रहे। तभी पूरे होटल के स्पीकर अपने आप ऑन हो गए और वही पुरानी आवाज गूंजी, सभी कर्मचारी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। निशा रोने लगी, ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? आरव सोच में पड़ गया। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। महेश शर्मा ने कहा था वो डर से ताकत लेता है। कबीर ने पूछा, मतलब? आरव बोला, जितना हम डरेंगे वो उतना मजबूत होगा। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गए, लेकिन तभी ऊपर छत से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई। घर। और फिर छत धीरे धीरे फटने लगी। सब डरकर पीछे हट गए। अगले ही पल वो विशाल लाल साया छत तोड़कर अंदर आ गया। धड़ाम। पूरा कॉरिडोर हिल गया। उसका शरीर अब पहले से भी बड़ा लग रहा था। उसके अंदर चीखती हुई परछाइयां घूम रही थीं और उन परछाइयों में समीर का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। निशा चीख पड़ी, समीर। अचानक उस विशाल साए के अंदर से समीर की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आरव आगे बढ़ा, समीर तुम सुन सकते हो। तभी साया दर्द से गरजा, जैसे उसके अंदर दो शक्तियां लड़ रही हो। एक भारी आवाज गूंजी, ये अब हमारा है। लेकिन उसी समय समीर की आवाज फिर आई, आरव नीचे बेसमेंट। और आवाज गायब हो गई। रोहन बोला, कौन सा बेसमेंट? आरव समझ गया, होटल का बेसमेंट, शायद वहां कुछ है। तभी साया ने अपना विशाल हाथ उनकी तरफ बढ़ाया। दीवारें टूटने लगीं। कबीर चिल्लाया, भागो। चारों नीचे की तरफ भागे। पीछे वो साया पूरे होटल को तोड़ता हुआ उनके पीछे आ रहा था। लोग चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। अचानक एक आदमी रास्ते में गिर पड़ा। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं। वो जमीन पर रेंगते हुए बोला, वो सबको अपने जैसा बना देगा। फिर उसका शरीर अचानक काला धुआं बन गया। निशा डर के मारे कांपने लगी। ये फैल रहा है। होटल का बेसमेंट। आखिरकार चारों बेसमेंट में पहुंचे। वहां पूरा अंधेरा था। पुरानी पार्किंग, टूटी गाड़ियां और दीवारों पर अजीब काले निशान, जैसे कुछ जल गया हो। आरव ने टॉर्च घुमाई। तभी उसे दीवार पर वही चिन्ह दिखाई दिया जो फैक्ट्री में था, प्रोजेक्ट 7। कबीर हैरान रह गया, ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी। अचानक पीछे से होटल का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। और उसी समय बेसमेंट की सारी लाइटें लाल हो गईं। स्पीकर गूंज उठा, ट्रांसफर कंप्लीट। सबके चेहरे उतर गए। तभी पार्किंग के बीचों बीच फर्श टूटने लगा। धड़ धड़ धड़।
और नीचे से धीरे धीरे एक पुराना लोहे का प्लेटफॉर्म ऊपर आने लगा। उस पर वही चिन्ह बना था, मशीन 7। निशा कांपती आवाज में बोली, ये यहाँ भी था। फिर स्पीकर से समीर की टूटी हुई आवाज आई, ये फैक्ट्री कभी सिर्फ एक जगह नहीं थी। और अगले ही पल उस प्लेटफॉर्म का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था और उस अंधेरे से हजारों फुसफुसाहटें आ रही थीं। वेलकम टू द नेक्स्ट शिफ्ट। बेसमेंट में लाल लाइटें लगातार चमक रही थीं। टक टक टक। आरव, निशा, कबीर और रोहन उस पुराने लोहे के प्लेटफॉर्म को डर से देख रहे थे। उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल चुका था। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से हजारों आवाजें फुसफुसा रही थीं। नई शिफ्ट शुरू हो चुकी है, निशा कांपती आवाज में बोली। ये होटल फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग थी, लोहे की दीवारें, पुराने तार और हर तरफ वही लाल चिन्ह, प्रोजेक्ट 7। कबीर हैरान रह गया, ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी। रोहन ने बात पूरी की, ये पूरा नेटवर्क है। अचानक ऊपर से जोरदार धमाका सुनाई दिया। धड़ाम। वो विशाल साया अब होटल के अंदर सब कुछ तोड़ रहा था। स्पीकर गूंजा, होस्ट रिक्वायर्ड, समीर की आवाज। तभी सुरंग के अंदर से धीमी आवाज आई। आरव। सब चौंक गए, वो समीर की आवाज थी। आरव तुरंत अंदर भागा, बाकी सब उसके पीछे दौड़े। सुरंग बहुत लंबी थी, दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे। उन पर लिखा था, ऊर्जा का भविष्य, मानव शक्ति से आगे, प्रोजेक्ट 7 फेज 2। निशा बोली, ये लोग कितने समय से ये कर रहे थे? तभी उन्हें सामने हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। वे धीरे धीरे वहां पहुंचे और सामने जो था उसे देखकर सब डर गए। गुप्त कंट्रोल रूम, एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम, सैकड़ों स्क्रीन, पूरे शहर का नक्शा, और नक्शे में कई जगह लाल बिंदु चमक रहे थे। होटल, मेट्रो स्टेशन, पुराना अस्पताल, एक स्कूल। कबीर घबरा गया, ये सब जगहें प्रोजेक्ट 7 से जुड़ी हैं। तभी एक स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, उसमें समीर दिखाई दिया, लेकिन वो किसी अंधेरी जगह में फंसा हुआ था। उसकी आवाज टूट रही थी, सुनो जल्दी सुनो। आरव स्क्रीन के पास गया। समीर तुम कहाँ हो? समीर दर्द में बोला, मैं मशीन के अंदर फंसा हूँ। उसके पीछे लाल परछाइयां घूम रही थीं। वो बोला, प्रोजेक्ट 7 सिर्फ आत्माओं की ऊर्जा नहीं था, ये लोगों के डर को फैलाने का सिस्टम था। निशा समझ नहीं पाए, मतलब? समीर बोला, हर जगह जहाँ लोग डरते हैं वहाँ ये ताकत बढ़ती जाती है। तभी स्क्रीन अचानक हिलने लगी, जैसे कोई समीर को पीछे खींच रहा हो। वो जल्दी से बोला, अगर शहर का मेन कोर चालू हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और फिर एक नया चेहरा दिखाई दिया, महेश शर्मा। लेकिन वो बुरा नहीं था, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग हो। वो मुस्कुरा रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब प्रोजेक्ट 7 सफल हो चुका है। सब चुप हो गए। महेश बोला, लोग सोचते हैं कि मशीनें बिजली से चलती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ऊर्जा इंसानी डर है। उसकी आंखों में पागलपन था। जब लोग डरते हैं उनकी आत्मा कमजोर हो जाती है और तभी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कबीर गुस्से में बोला, ये आदमी पागल था। महेश आगे बोला, शहर के नीचे हमने कई कोर बनाए हैं, अगर सारे कोर एक्टिवेट हो गए तो पूरा शहर हमारे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। अचानक वीडियो बंद हो गया, कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर सभी स्क्रीन एक साथ ऑन हो गईं। चकाचक, हर स्क्रीन पर अलग अलग जगहें दिखाई दे रही थीं। शहर के लोग डरे हुए, भागते हुए, और कई लोगों की आंखें लाल हो चुकी थीं। रोहन डर गया, ये फैल चुका है। तभी कंट्रोल रूम की छत से काला धुआं नीचे उतरने लगा और उस धुएं से वही विशाल साया धीरे धीरे बनने लगा। इस बार वो पहले से ज्यादा बड़ा था। उसके अंदर हजारों चेहरे दिखाई दे रहे थे और उनमें समीर का चेहरा भी था। विशाल आवाज गूंजी, डर हमारा ईंधन है। निशा रोने लगी, इसे कैसे रोकेंगे? तभी आरव की नजर कंट्रोल रूम के बीच लगे बड़े मशीन पैनल पर गई। उस पर लिखा था, सेंट्रल को एक्सेस, और उसके नीचे एक लाल बटन चमक रहा था, सिटी वाइड एक्टिवेशन। आरव समझ गया, अगर ये बटन दब गया तो सारे कोर एक्टिव हो जाएंगे। अचानक साया ने अपना विशाल हाथ उस पैनल की तरफ बढ़ाया, धीरे धीरे, बहुत धीरे, जैसे वो खुद सिस्टम चालू करना चाहता हो। कबीर चिल्लाया, उसे रोको। आरव और रोहन दौड़ पड़े, लेकिन तभी फर्श के नीचे से काले हाथ निकलने लगे। उन्होंने उनके पैरों को पकड़ लिया। निशा चीख पड़ी और उसी समय सभी स्क्रीन पर एक साथ काउंटडाउन शुरू हो गया। 1959, 958,
स्पीकर गूंजा, सिटी वाइड ट्रांसफर इनिशिएटेड। आरव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि अब सिर्फ होटल या फैक्ट्री नहीं, पूरा शहर खतरे में था। कंट्रोल रूम में हर तरफ लाल रोशनी चमक रही थी। सभी स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा था। 0932, 0931, 0930। स्पीकर बार बार गूंज रहा था, सिटी वाइड ट्रांसफर इनिशिएटेड। आरव, कबीर और रोहन फर्श से निकलते काले हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मची हुई थी। सभी स्क्रीन लाल हो चुकी थी। काउंटडाउन तेजी से चल रहा था। 0514, 0513, 0512। आरव, कबीर और रोहन किसी तरह उन काले हाथों से खुद को छुड़ाकर पीछे हटे। निशा कांपती आवाज में बोली, अब क्या करेंगे? विशाल साया पूरे कंट्रोल रूम के ऊपर फैल चुका था। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज हर तरफ गूंज रही थी। डर फैल चुका है। तभी सभी स्क्रीन पर शहर का लाइव दृश्य दिखने लगा। सड़कें खाली थीं, लोग भाग रहे थे। कई जगह बिजली बंद हो चुकी थी। कुछ लोगों की आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे वो भी उस शक्ति के असर में आ चुके हों। रोहन डरकर बोला, ये पूरे शहर को अपने जैसा बना देगा। अचानक समीर की आवाज फिर सुनाई दी, बहुत कमजोर। आरव तुरंत स्क्रीन की तरफ भागा। स्क्रीन पर समीर दिखाई दिया। उसका चेहरा धुंधला था, पीछे लाल धुआं घूम रहा था। वो मुश्किल से बोल पा रहा था, मेन कोर शहर के नीचे है। कबीर चिल्लाया, कहाँ? समीर बोला, पुराने मेट्रो स्टेशन के नीचे। तभी स्क्रीन हिलने लगी, जैसे कोई समीर को खींच रहा हो। वो जल्दी से बोला, अगर मेन कोर नष्ट नहीं हुआ तो सब खत्म। और स्क्रीन ब्लैक हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर स्पीकर से भारी आवाज गूंजी, होस्ट डिटेक्टेड। विशाल साया अचानक आरव की तरफ मुड़ा। उसकी लाल आंखें चमकने लगीं और अगले ही पल वो बिजली जैसी तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। नीचे झुको, सब जमीन पर गिर पड़े। साया उनके ऊपर से गुजरते हुए कंट्रोल पैनल से टकराया। धड़ाम, पूरी दीवार टूट गई। उसके पीछे एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया, अंधेरी सुरंग, जिसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। दीवार पर लिखा था, सेंट्रल को एक्सेस। आरव समझ गया, यही रास्ता है। निशा डर गई, अगर हम वहां गए तो शायद वापस न आए। कुछ सेकंड तक सब चुप रहे। फिर कबीर बोला, अगर नहीं गए तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले सुरंग की तरफ बढ़ गए। शहर के नीचे सुरंग बहुत गहरी थी। वे सीढ़ियां उतरते जा रहे थे। हर तरफ पाइप और तार फैले थे और दीवारों पर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। फुसफुसाहटें, चीखें, रोने की आवाजें, जैसे हजारों लोग आसपास हों। रोहन डरते हुए बोला, ये जगह कितनी बड़ी है। तभी उन्हें सामने ट्रेन की आवाज सुनाई दी। घर, लेकिन शहर का वो मेट्रो स्टेशन तो सालों पहले बंद हो चुका था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक सुरंग खत्म हो गई। उनके सामने एक विशाल भूमिगत स्टेशन था, पुराना मेट्रो स्टेशन, लेकिन अब वो किसी मशीन की तरह दिख रहा था। दीवारों में लाल ऊर्जा दौड़ रही थी। ट्रैक पर टूटी ट्रेनें खड़ी थीं और प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, शांत, बिल्कुल बिना हिले। निशा कांप गई, ये लोग कौन हैं? आरव ने टॉर्च डाली और सब डर गए। वो असली लोग थे, शहर के लोग, लेकिन उनकी आंखें पूरी लाल थीं, जैसे उनकी आत्माएं छीन ली गई हों। अचानक सभी लोगों ने एक साथ अपना सिर उनकी तरफ घुमा लिया। टक, और फिर एक साथ बोलने लगे, नई शिफ्ट में स्वागत है। रोहन पीछे हट गया, भागो। लेकिन तभी पूरे स्टेशन की लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, पूरा अंधेरा। फिर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के नीचे से लाल रोशनी निकलने लगी। जमीन कांपने लगी। धड़ धड़ धड़, स्पीकर गूंजा, सेंट्रल को ऑनलाइन। अचानक स्टेशन के बीचों बीच जमीन फट गई और नीचे से एक विशाल गोल मशीन ऊपर आने लगी, पहले से कहीं ज्यादा बड़ी। उसके अंदर हजारों आत्माएं घूम रही थीं और बीच में समीर फंसा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और लाल ऊर्जा उसकी बॉडी से जुड़ी हुई थी। निशा चीख पड़ी, समीर। तभी विशाल साया स्टेशन की छत से नीचे उतरा। अब उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरा स्टेशन कांपने लगा। उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंजी, अंतिम शिफ्ट शुरू हो चुकी है। और उसी समय स्टेशन पर खड़े सारे लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। पूरा भूमिगत स्टेशन कांप रहा था। स्पीकर की आवाज लगातार गूंज रही थी, एक्टिवेशन इन 45 सेकंड्स। 44, 43। लाल रोशनी पूरे स्टेशन में फैल चुकी थी। मेन कोर तेजी से घूम रहा था और उसके अंदर फंसा समीर दर्द से तड़प रहा था।
आरव कंट्रोल पैनल के सामने खड़ा था। उसका हाथ इमरजेंसी को शटडाउन वाले लीवर पर था, लेकिन वो उसे खींच नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर कोर बंद हुआ तो शायद समीर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता। महेश शर्मा की परछाई धीरे धीरे उसके पास आए। उसकी आवाज ठंडी थी। एक दोस्त या पूरा शहर? निशा रोते हुए बोली। आरव जल्दी करो। दूसरी तरफ लाल आंखों वाले लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कबीर और रोहन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे भी थक चुके थे। विशाल साया पूरे स्टेशन के ऊपर फैल चुका था। उसकी आवाज हर तरफ गूंज रही थी। डर हमेशा जिंदा रहेगा। अचानक समीर ने जोर से चीख मारी। उसके शरीर से निकली लाल ऊर्जा पूरे स्टेशन में फैल गई, और उसी पल सभी स्क्रीन पर शहर का लाइव दृश्य दिखाई देने लगा। लोग सड़क पर गिर रहे थे। कई जगह दंगे शुरू हो चुके थे। आसमान लाल दिखाई दे रहा था। स्पीकर गूंजा। फुल एक्टिवेशन इन 30 सेकंड्स। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समीर की बातें याद आने लगी। कॉलेज के दिन, दोस्ती, हंसी, उनका यूट्यूब चैनल, सब कुछ। तभी समीर ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी इंसानियत बाकी थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, हीरो आखिरी तक लड़ता है। आरव टूट गया, लेकिन अगले ही पल उसने पूरी ताकत से लीवर पकड़ लिया। महेश शर्मा चीखा, नहीं, और आरव ने लीवर नीचे खींच दिया। ठाओ! अचानक पूरा स्टेशन सफेद रोशनी से भर गया। मेन कोर जोर जोर से कांपने लगा। भू! विशाल साया दर्द से गरजा। उसका शरीर टूटने लगा। हजारों आत्माएं उसके अंदर से बाहर निकलने लगी। वे चीख रही थीं, लेकिन अब उनकी आवाज में डर नहीं था, जैसे उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। महेश शर्मा की परछाई भी टूटने लगी। वो गुस्से में चिल्लाया, डर कभी खत्म नहीं होगा। और अगले ही पल वो धुएं में गायब हो गया। स्टेशन तेजी से टूटने लगा। छत गिरने लगी। धड़ाम धड़ाम। कबीर चिल्लाया, सब बाहर भागो। लेकिन तभी आरव ने देखा, समीर अभी भी मेन कोर के अंदर फंसा था। ऊर्जा उसे अंदर खींच रही थी। निशा रोने लगी, उसे बचाओ। आरव बिना सोचे मेन कोर की तरफ दौड़ा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर कमजोर आवाज में बोला, बहुत देर हो चुकी। आरव चिल्लाया, चुप, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। उसने पूरी ताकत लगाई। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मेन कोर में दरार पड़ने लगी। 1, 2, 3 और फिर धड़ाम! भयानक विस्फोट हुआ। आरव और समीर हवा में उछल गए। पूरा स्टेशन गिरने लगा। कबीर, निशा और रोहन बाहर की तरफ भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। पूरा भूमिगत स्टेशन आग और धुएं में डूब चुका था। फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ समय बाद सुबह की रोशनी शहर में फैल चुकी थी। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड हर जगह थी। शहर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लाल रोशनी गायब हो चुकी थी। लोगों की आंखें वापस सामान्य हो गई थीं। प्रोजेक्ट 7 खत्म हो चुका था, लेकिन निशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आरव और समीर अब तक नहीं मिले थे। तभी मलबे के बीच किसी ने हलचल देखी। सब उस तरफ दौड़े। धूल और पत्थरों के बीच 2 लोग पड़े थे, आरव और समीर, दोनों बेहोश लेकिन जिंदा। निशा खुशी से रो पड़ी। कुछ देर बाद समीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, शिफ्ट खत्म हो गई क्या? सब हंस पड़े। कई महीनों बाद शर्मा आयरन फैक्ट्री की जगह अब सिर्फ खंडहर थे। सरकार ने पूरा इलाका बंद कर दिया था। प्रोजेक्ट 7 से जुड़ी सारी फाइलें नष्ट कर दी गईं। आरव और उसके दोस्तों ने कभी उस रात के बारे में किसी को सच नहीं बताया। लेकिन एक रात आरव अपने कमरे में पुरानी वीडियो फुटेज देख रहा था। तभी स्क्रीन अचानक अपने आप रुक गई। वीडियो में फैक्ट्री का एक अंधेरा कॉरिडोर दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी और स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, नेक्स्ट शिफ्ट कमिंग सून। फिर वीडियो अपने आप बंद हो गया और कमरे में फिर वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजी, डर कभी खत्म नहीं होता।